फिफ्थ है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। मान लीजिए कोई एक फॉरेन टेरिटरी है जो इंडिया का पार्ट बन जाता है आगे चल के, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिर स्पेसिफाई करती है कि वहाँ के जो पीपल हैं उसमें से कौन लोग जो है सिटीजन होंगे इंडिया के। तो वो लोग जो हैं सच पर्सन्स वो सिटीजन्स हो जाते हैं इंडिया के फ्रॉम द नोटिफाइड डेट। जैसे कि पुडुचेरी जो है वो इंडिया का जब पार्ट बना तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किया द सिटीजनशिप पौंडीचेरी ऑर्डर 1962 अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1945 इसी के अंदर, और उसके अंतर्गत नोटिफाइड जो डेट था उससे वहाँ के लोग जो है सिटीजन्स ऑफ इंडिया हो गए। ये भी एक केस होता है। अब सिक्स्थ है स्पेशल प्रोविजंस एज टू सिटीजनशिप ऑफ पर्सन्स कवर्ड बाय द असम अकॉर्ड। तो 1985 में आया अमेंडमेंट, द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1985, और उसमें कुछ स्पेशल प्रोविजंस ऐड किए गए रिगार्डिंग द सिटीजनशिप ऑफ पर्सन्स जो असम अकॉर्ड के द्वारा कवर किए गए हैं। ठीक है, ये रिलेट करता है फॉरेनर्स इशू। इसमें ये पहला जो स्पेशल प्रोविज़न ये है कि 1 जनवरी 1966 के पहले ऑल द पर्सन्स जो इंडियन ओरिजिन के हैं जो असम आ गए फ्रॉम बांग्लादेश, ठीक है, और जो असम में रह रहे हैं सिंस द डेट ऑफ देयर एंट्री इनटू असम, है ना, ये केस है बिफोर 1 जनवरी 1966, तो उनको सिटीजन्स ऑफ इंडिया करार दिया जाता है फ्रॉम 1 जनवरी 1966। इसके पहले जो बांग्लादेश से असम आ गए और पर्सन जो है वो इंडियन ओरिजिन का होना चाहिए, मतलब बिलोंगिंग टू अनडिवाइडेड इंडिया, और जो है उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी इंडिया की, और वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट होने चाहिए असम में जब से वो असम में आए हैं। अब है कि अब इस डेट और इस डेट के बाद की कहानी है। अब ऐसे लोग जो इंडियन ओरिजिन के हैं और जो असम आए फ्रॉम बांग्लादेश ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 1966, बट 25 मार्च 1971 के पहले, ठीक है, 1966 1 जनवरी के बाद और 25 मार्च 1971 के पहले, इस पीरियड में जो बांग्लादेश से असम आए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और जो ऑर्डिनरीली रह रहे हैं असम में जब भी वो इंटर किए असम इस पीरियड में, और जिनको डिटेक्ट कर लिया गया है एज ए फॉरेनर, उनको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा, शैल रजिस्टर हिमसेल्फ। ठीक है, और जब वो रजिस्टर कर लेंगे अपने को, जब वो रजिस्टर्ड पर्सन हो जाएंगे तो उनको सिटीजन ऑफ इंडिया मान लिया जाएगा फॉर ऑल द पर्पसेस, सभी चीज़ों के लिए। ठीक है, कब, जिस दिन से वो फॉरेनर डिटेक्ट हुए हैं उसके 10 साल बीतने के बाद वो सभी पर्पस के लिए सिटीजन ऑफ इंडिया हो जाएंगे। लेकिन उन इन 10 साल में, है ना, इन द इंटरवेनिंग पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, ठीक है, यदि 10 साल के बीच में वो उनको रहेंगे, शैल हैव द सेम राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। सिर्फ नहीं रहेगा तो वो है राइट टू वोट, वो वोट का अधिकार उनको नहीं रहेगा, बाकी सारे राइट्स उनको रहेंगे इन 10 साल में, और 10 साल के बाद वो राइट टू वोट भी उनको मिल जाएगा। चलिए अब देखते हैं लॉस ऑफ सिटीजनशिप। तो हमारे सिटीजनशिप एक्ट 1955 में 3 तरीके हैं जिसके द्वारा कोई अपना सिटीजनशिप लूज कर सकता है, चाहे वो एक्ट के द्वारा एक्वायर किया गया हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा पहले से ही मिला हुआ हो। और वे 3 तरीके हैं, रेनन्सिएशन, टर्मिनेशन एंड डेप्रीवेशन। अब पहला है बाय रेनन्सिएशन। मान लीजिए कोई सिटीजन है, सिटीजन ऑफ इंडिया, उस ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी, ठीक है, और वो डिक्लेयर करता है कि हम अपना इंडियन सिटीजनशिप छोड़ देंगे, है ना, डिक्लेयरिंग रेनन्सिएशन हिज इंडियन सिटीजनशिप। तो वो इसके लिए अप्लाई करता है, ठीक है, और उसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है, उनके डिक्लेरेशन का रजिस्ट्रेशन होता है, और पर्सन जो है उसके बाद सिटीजनशिप ऑफ इंडिया उनकी ख़त्म हो जाती है और वो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं रहता। तो मान लीजिए ये डिक्लेरेशन एक ऐसे समय की गई हो जब युद्ध छिड़ा हो, भारत किसी दूसरे देश के साथ युद्ध में हो, और उस समय कोई इस तरह का सिटीजनशिप रिनंस करना चाहता हो, तो इसको जो है उस समय इस तरह के रजिस्ट्रेशन को सरकार जो है रोक सकती है, रोक के रख सकती है, विथहेल्ड कर सकती है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और यदि एक पर्सन है वो अपना सिटीजनशिप छोड़ता है तो उसके सारे माइनर चाइल्ड जो हैं, उस व्यक्ति के सारे एवरी माइनर चाइल्ड
उनका भी सिटीजनशिप लूज़ हो जाएगा। और वे चाइल्ड जब बड़े हो जाएंगे, जब 18 साल के हो जाएंगे, फुल एज एंड कैपेसिटी, तो वो अपना इंडियन सिटीजनशिप फिर से रिज्यूम कर सकते हैं अप्लाई करके। दूसरा है बाय टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या होता है कि मान लीजिए कोई इंडियन सिटीजन है और वो अपने स्वेच्छा से, ठीक है, कॉन्शियसली, पूरे होशो-हवास में, जानबूझकर, बिना किसी अ, बिना किसी दबाव के, किसी के इन्फ्लुएंस या कंपल्सन के एक्वायर कर लेता है सिटीजनशिप किसी दूसरे देश की, तो उसका इंडियन सिटीजनशिप तो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा। यही है बाय टर्मिनेशन। अब इसमें भी एक्सेप्शन क्या है कि ये जो है ना, ये दिस विल नॉट अप्लाई ड्यूरिंग ए वार, जिसमें भारत का एंगेजमेंट होना चाहिए। तो उस समय यदि ऐसा होता है तो ऐसा नहीं होगा, टर्मिनेट नहीं होगा, वार के बाद जो है ये लागू होगा। थर्ड है बाय डेप्रीवेशन। ये एक तरह का कंपलसरी टर्मिनेशन होता है इंडियन सिटीजनशिप का बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कब कब? मान लीजिए कोई सिटीजन है जिसने सिटीजनशिप ले लिया हो बाय फ्रॉड, तो बाय डेप्रीवेशन उसका सिटीजनशिप खत्म कर दिया जाएगा। या उसने डिसलॉयल्टी शो की हो टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, या फिर उसने कोई गैर कानूनी तरीके से ट्रेड या किया हो या कम्युनिकेट किया हो विद द एनिमी ड्यूरिंग ए वॉर, उस केस में भी ये टर्मिनेशन हो सकता है। और या फिर कोई सिटीजन है, वह अपना सिटीजनशिप यहाँ रजिस्टर कराया और न्यूट्रलाइजेशन के थ्रू, और 5 साल, विद इन 5 ईयर्स, ठीक है, रजिस्ट्रेशन या न्यूट्रलाइजेशन के 5 साल के अंदर उसको जेल हो जाती है किसी दूसरे कंट्री में फॉर 2 ईयर्स और मोर भी, तो उसका कंपलसरी टर्मिनेशन हो जाएगा इंडियन सिटीजनशिप का। एंड फिफ्थ पॉइंट इज कि मान लीजिए कोई सिटीजन इंडिया से बाहर रह रहा है, ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है आउट ऑफ इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ 7 ईयर्स कंटिन्यूसली, मतलब एक बार भी वो इंडिया नहीं आता है, 7 साल लगातार यदि आप बाहर रह लोगे, तो सिटीजन जो है उसका कंपलसरी हो जाएगा टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। तो ये है थर्ड बाय डेप्रिवेशन, कैसे लॉस होता है सिटीजनशिप का। अब है सिंगल सिटीजनशिप। इसको कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं। सिंपल है, इंडिया में पॉलिटी जो है वो डुअल है, सेंटर और स्टेट, डुअल पॉलिटी। लेकिन इंडिया में सिटीजनशिप एक ही है, दैट इज सिंगल सिटीजनशिप। अब जो है सिटीजन्स इन इंडिया जो है वो अपनी निष्ठा रखते हैं ओनली टू द यूनियन, ठीक है, और देयर इज नो सेपरेट सिटीजनशिप फॉर द स्टेट। लेकिन दूसरे फेडरल स्टेट्स जैसे कि यूएसए, स्विट्जरलैंड, यहाँ पर देयर इज ए सिस्टम ऑफ डबल सिटीजनशिप। यूएसए में ईच पर्सन जो है वो सिटीजन है यूएसए के, और साथ साथ अपने पार्टिकुलर स्टेट का भी सिटीजनशिप उनके पास होता है, और उनकी निष्ठा दोनों के साथ होती है, यूएसए के साथ भी और अपने स्टेट के साथ भी, ठीक है। और कुछ राइट्स उनको मिलता है बाय द नेशनल गवर्नमेंट और कुछ राइट्स उनको मिलता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और ये सिस्टम जो है ना, ये क्रिएट करती है प्रॉब्लम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। एक स्टेट है वो डिस्क्रिमिनेट कर सकती है इन फेवर ऑफ इट्स सिटीजन्स, जैसे कि इन द फील्ड ऑफ राइट टू वोट, राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिसेज, राइट टू प्रैक्टिस प्रोफेशंस एंड सो ऑन। तो इस तरह का प्रॉब्लम जो होता है ना डिस्क्रिमिनेशन का बाय द स्टेट, वो अवॉइडेड रहता है इन द सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, जैसे कि हमारे इंडिया में है। इंडिया में इंडिया के सिटीजन irrespective of their state in which they are born, वे सेम पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स ऑफ सिटीजनशिप एंजॉय करते हैं ऑल ओवर द कंट्री। कोई डिस्क्रिमिनेशन उनके बीच में नहीं किया जाता है ड्यू टू देयर देयर डिफरेंस इन द स्टेट दे आर डिसाइडिंग, ठीक है। तो ये जो जनरल रूल है ना ऑफ एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, इस ये जो है कुछ एक्सेप्शंस हैं इसमें, इट इज सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शंस, जैसे कि देख लेते हैं। पहला है कि पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 16 प्रिस्क्राइब करती है कि आप कहीं भी किसी भी स्टेट या यूनिटी में रिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। और आपका ये सर्टेन कंडीशन की तरह काम करता है कि आप किस स्टेट या यूनिटी में, जिस जिस भी स्टेट या यूनियन टेरेटरी में रिसाइड कर रहे हैं, वहाँ के एम्प्लॉयमेंट्स और अपॉइंटमेंट्स में जो है ये एक कंडीशन की तरह काम करता है। जैसे वहाँ का लोकल अथॉरिटी या अदर अथॉरिटी हो विद इन द स्टेट और यूनियन टेरेटरी, तो आपके रेसिडेंस किस स्टेट में है यूनियन टेरेटरी में, वो उसमें एक कंडीशन आता है। तो उसके लिए पार्लियामेंट ने इनैक्ट किया पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट एज टू रेसिडेंस एक्ट 1957, और ये ऑथराइज कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि आप रेसिडेंशियल क्वालिफिकेशन मांग सकते हैं, ठीक है, प्रिस्क्राइब कर सकते हैं ओनली फॉर अपॉइंटमेंट टू नॉन गैजेटेड पोस्ट इन आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर एंड त्रिपुरा। ये 4 राज्य
के मतलब केस में आप रेसिडेंशियल क्वालिफिकेशन भी मांग सकते हैं, मतलब कि आप मूलतः इन इन राज्यों के निवासी होने चाहिए। ठीक है, लेकिन ये क्या हुआ कि ये एक्ट आगे जाके 1974 में एक्सपायर कर गया, तो अब कोई प्रोविज़न नहीं है फॉर एनी स्टेट, सिर्फ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना को छोड़कर। दूसरा है जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें आर्टिकल 15 के अंतर्गत प्रोहिबिट किया जाता है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन, और ग्राउंड्स हैं रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। लेकिन ग्राउंड ऑफ रेसिडेंस के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन थोड़ी एक्सेप्शनल है। क्या इसका मतलब क्या है कि स्टेट प्रोवाइड करता है स्पेशल बेनिफिट्स या वो प्रेफरेंस देता है अपने राज्य में रहने वाले रेसिडेंट्स को इन मैटर्स, ठीक है, जो नहीं आते हैं, है ना, राइट्स के अंदर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया है इंडियन सिटीजन्स को। फॉर एग्जांपल, जैसे एक स्टेट अपने राज्य के निवासियों के लिए ऑफर कर सकता है कंसेशन इन फीस फॉर एजुकेशन। ठीक है, तो ऐसा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो है ऐसा नहीं कहा गया है, तो स्टेट इसका फ़ायदा उठा सकती है और इस तरह का छूट एजुकेशन में दे सकती है। तीसरा है जैसे कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेसिडेंस अंडर आर्टिकल 19। लेकिन ये भी जो है थोड़ा इसमें भी एक्सेप्शन है कि इसमें फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, एक थोड़ा सा लिमिटेशंस है क्या कि जो बाहरी लोग के जो राइट्स हैं, द राइट ऑफ आउटसाइडर्स, मतलब ट्राइबल एरिया से बाहर जो रह रहे हैं, टू इंटर रिसाइड एंड सेटल इन ट्राइबल एरियाज, वो रिस्ट्रिक्टेड है कि आप उनके ट्राइबल एरियाज में इंटर नहीं कर सकते हैं, वहाँ रह नहीं सकते हैं या सेटल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों किया गया है? तो ऐसा इसलिए किया गया है ताकि वी कैन प्रोटेक्ट द डिस्टिंक्टिव कल्चर, लैंग्वेज, कस्टम्स एंड मैनर्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, उनके कल्चर, लैंग्वेज, कस्टम और मैनर को शेड्यूल्ड ट्राइब्स के इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, संरक्षण देने के लिए और सेफगार्ड करने के लिए। ठीक है, उनके ट्रेडिशनल वोकेशन और प्रॉपर्टी का एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट सेफगार्ड होना चाहिए उनके वोकेशन एंड प्रॉपर्टी को। ठीक है, और ये फोर्थ वाला जम्मू कश्मीर के केस में जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर को एम्पावर था कि वो डिफाइन कर सकती है कि कौन पर्सन यहाँ परमानेंट रेसिडेंट है इस स्टेट का, और उनको देती थी स्पेशल राइट्स एंड प्रिविलेज इन द मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। और वो इमूवेबल प्रॉपर्टीज, लैंड वैंड, ये सब एक्विजिशन कर सकते हैं, सेटलमेंट कर सकते हैं इन द स्टेट। फिर उनको स्कॉलरशिप मिलता था और अदर फॉर्म्स जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मिलता था। तो अब तो जम्मू कश्मीर को स्पेशल राइट वाला वो है नहीं, वो यूनियन टेरिटरी बन गया, पहले स्टेट था, अब डायरेक्ट कंट्रोल है सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, तो ये अपडेटेड नहीं है अभी। हमारे संविधान के द्वारा जो है, जैसे कि कनाडा में सिंगल सिटीजनशिप और यूनिफॉर्म राइट्स फॉर द पीपल ऑफ इंडिया थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश भर में। इससे क्या होगा? इससे फीलिंग, भाईचारे की फीलिंग, यूनिटी की फीलिंग बढ़ेगी, है ना, अमंग द पीपल, और एक स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेटेड इंडियन नेशन बिल्ड होगा। इसके लिए इसको अडॉप्ट किया था। इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि हमारे देश में कम्युनल राइट्स हो रहे हैं, क्लास कन्फ्लिक्ट्स हैं, कास्ट वार्स है ना, लैंग्वेज के आधार पर क्लैश हो रहा है, एथनिक डिस्प्यूट्स हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारे फाउंडिंग फादर ने जो उनका जो मकसद था, गोल था कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का, तो बिल्ड एन यूनाइटेड एंड इंटीग्रेटेड इंडियन नेशन, वो अभी तक फुल्ली रियलाइज नहीं हो पाया। तो चलिए अब देखते हैं ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। सितंबर 2000 में क्या हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उन्होंने सेटअप किया एक हाई लेवल कमेटी, और वो कमेटी थी इंडियन डायस्पोर पे, मतलब हमारे जो भारतीय प्रवासी भारतीय जो इंडियन डायस्पोर। और इसके चेयरमैन कौन थे? एल एम सिंघवी, उनके चेयरमैनशिप में ये हाई लेवल कमेटी सेटअप की गई। और कमेटी को का मैंडेट किया था कि उनको एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करना था ग्लोबल इंडियन डायस्पोर पे, पूरे विश्व में जो प्रवासी रह रहे हैं भारतीय प्रवासी, उनके उनका एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करना था और रिकमेंड करना था कुछ मेजर्स कि किस तरह हम उनके साथ कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप बना सकते हैं। तो इस कमेटी ने सबमिट किया अपना रिपोर्ट जनवरी 2002 में, मतलब लगभग लगभग 2 साल। और इन्होंने रिकमेंड किया कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 को अमेंड किया जाए और एक तरह का डुअल सिटीजनशिप दिया जाए, किनको? पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, पीआईओज,
ठीक है, जो बिलोंग करते हैं कुछ स्पेसिफाइड कंट्रीज से, मतलब सभी पूरे विश्व में ऑल कंट्रीज से नहीं, कुछ स्पेसिफाइड कंट्रीज के पीआईओज को जो है एक डुअल सिटीजनशिप की व्यवस्था की जाए। तो इसके अनुसार क्या हुआ कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 लाया गया और इसमें प्रोविजंस बनाए गए कि पीआईओज पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन 16 स्पेसिफाइड कंट्री से वे लोग एक्विजिशन कर सके, मतलब हासिल कर सके ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ये सिटीजनशिप उनके लिए जो है प्रोविज़न बनाया गया। और ये 16 स्पेसिफाइड कंट्रीज जो थे ना, वो उसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं था, अदर देन पाकिस्तान और बांग्लादेश। ठीक है, और साथ ही साथ इसने कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप से जितने रिलेटेड प्रोविजंस थे उन सबको, जो प्रिंसिपल एक्ट है सिटीजनशिप एक्ट 1955, उससे ओमिट करने का काम भी किया। उसके बाद आता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2005। इसने क्या किया, इसने जो स्कोप था फॉर ग्रांटिंग ओसीआई फॉर पीआईओज, वो 16 कंट्रीज से बढ़ाकर उसने ऑल कंट्रीज कर दिया, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश अभी भी एक्सेप्शन में ही रखा गया। ठीक है, तो जितने हैं ये सबके, जिसके होम कंट्रीज इंडिया है, उनको डुअल सिटीजनशिप मिलेगा अंडर देयर लोकल लॉज। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली बात है कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डुअल सिटीजनशिप नहीं देता है या डुअल नेशनलिटी नहीं देता है। तो जो ओसीआई जो है ना, वो इट इज़ नॉट एक्चुअली ए डुअल सिटीजनशिप, ये डुअल सिटीजनशिप नहीं है, ये एक स्पेशल प्रोविज़न प्रोविज़न बोल सकते हैं फॉर पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, क्योंकि जब तक वो दूसरे कंट्रीज़ का सिटीजनशिप लिए हुए हैं तो उसके रहते हुए तो इंडियन सिटीजनशिप तो नहीं दी जा सकती है। तो उनको एक अलग तरह का एक प्रोविज़न बनाया कि भाई आपको एक ओवरसीज़ सिटीजन्स ऑफ इंडिया का टाइटल दिया जाएगा। तो ये डुअल सिटीजनशिप वाला हमारा आर्टिकल 9 में है। ठीक है, तो उसके बाद फिर से अमेंडमेंट हुआ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015। तो ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015 है, इसने मॉडिफाई किए कुछ प्रोविजंस को रिगार्डिंग ओसीआई इन द प्रिंसिपल एक्ट। इसने क्या किया, इसने इंट्रोड्यूस किया एक न्यू स्कीम, उसका नाम रखा गया ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। ठीक है, तो इसमें क्या किया, पहले दो स्कीम थे, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड स्कीम एंड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड स्कीम। तो इन दोनों को मर्ज करके एक नाम दिया गया ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। ठीक है, नई स्कीम का नाम। पीआईओ कार्ड स्कीम जो है वो 19 अगस्त 2002 को इंट्रोड्यूस किया गया था, और उसके बाद 2005, 1 दिसंबर 2005 को ओसीआई कार्ड स्कीम इंट्रोड्यूस किया गया था। दोनों स्कीम पैरेलली रन कर रहे थे। ठीक है, और ओसीआई कार्ड स्कीम वो थोड़ा ज़्यादा पॉपुलर हो गया था, और इससे क्या हो रहा था कि लोगों में ना कन्फ्यूजन हो रहा था कि ये पीआईओ कार्ड स्कीम, ओसीआई कार्ड स्कीम, इस दोनों को लेकर कन्फ्यूजन हो रहा था। तो इसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए जो है कि एप्लीकेंट्स को जो है प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, कन्फ्यूजन्स होता है, और उनको कुछ इन्हेंस फैसिलिटीज़ दिया जा सके साथ साथ, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि हम एक सिंगल स्कीम बनाते हैं और इन दोनों को मर्ज कर देते हैं, और जिसमें कि दोनों का पॉजिटिव चीज़ों को मिलाकर एक सिंगल स्कीम बना दिया जाए। तो इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015 लाया गया, इनेक्ट किया गया। ठीक है, तो पीआईओ स्कीम जो है ना, उसको तो रिसेंट कर लिया गया, विल इफेक्टिव फ्रॉम 9 जनवरी, जो भारतीय प्रवासी दिवस के तौर पे मनाया जाता है, याद रखिएगा 9 जनवरी को। तो 9 जनवरी 2015 को जो है पीआईओ स्कीम रिसेंट कर लिया गया, रिपील कर लिया गया, और ये भी नोटिफाई किया गया कि अभी जो जितने एग्जिस्टिंग पीआईओ कार्ड होल्डर्स हैं वो खुद ब खुद ओसीआई कार्ड होल्डर्स बन जाएंगे। ठीक है, और ये भी सेम डेट से इफेक्टिव रहेगा, 9 जनवरी 2015 से। ठीक है, तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015 इसने रिप्लेस कर दिया ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का जो नोमेनक्लेचर है, और नया वाला जो था ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर हो गया। और इसमें फॉलोइंग प्रोविजंस थे, वो देख लेते हैं। तो अब देखते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एप्लीकेशन के माध्यम से अपने बिहाफ पर रजिस्टर कर सकती है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। किसको?
टू एनी पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी। अब पहला कंडीशन इसमें, जो सिटीजन है किसी दूसरे कंट्री का, लेकिन वो सिटीजन रहा है या रहा हो ऑफ इंडिया, सिटीजन इंडिया का सिटीजन रहा हो, कब? एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट और एट एनी टाइम आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जब कमेंसिंग हो रहा था 26 जो जनवरी 19 26 जनवरी 1950, तो या तो उस दिन सिटीजन था या उसके बाद सिटीजन रहा हो, तो उन लोगों को, बाद में वो दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप ले लिए तो इनका यहाँ पे तो ख़त्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली, तो उनको बना सकती है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, दे सकती है उनको। ठीक है। अब दूसरा है कि एक पर्सन है जो सिटीजन है दूसरे कंट्री का अभी, लेकिन जब कमेंसमेंट हो रहा था कॉन्स्टिट्यूशन का, जब लागू हो रहा था एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट, ही वाज एलिजिबल टू बिकम ए सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब उस समय वो एलिजिबल था। ठीक है, तो उसको भी दे सकती है। अब थर्ड पॉइंट है कि एक पर्सन जो सिटीजन है दूसरे कंट्री का, ये तो कॉमन है ये चीज़ सब में, बट वह बिलोंग करता है ऐसे टेरिटरी से जो बन गया भारत का हिस्सा, भारत का हिस्सा बना कब? आज़ादी के बाद, आफ्टर 15 अगस्त 1947, कोई टेरिटरी ऐसा है जो इंडिया का पार्ट बना, फॉर एग्जांपल सिक्किम, और वहाँ का कोई पर्सन है जो दूसरे कंट्री में रह रहा है, वहाँ का सिटीजनशिप लिया हुआ है, तो उसको वो अप्लाई कर सकती है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर के लिए। अब फोर्थ कंडीशन, जो एक पर्सन है वो चाइल्ड है या ग्रैंड चाइल्ड है या ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड है, अभी जितने सिटीजन के बारे में बोला है वैसे सिटीजन का, तो उनको तो मिलेगा ही, प्लस उनके चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड और ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड भी एलिजिबल हैं इसके लिए। ठीक है, इन फ्यूचर। तो ये हो गया। अब दूसरा, आ, एक पर्सन है जो माइनर चाइल्ड है ऑफ ए पर्सन, जिसके बारे में मेंशन किया हुआ है इन क्लाउज ए, मतलब अभी जितना हम लोग पढ़े ना, उनके माइनर चाइल्ड को भी मिल जाएगा ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। और अब एक पर्सन है जो माइनर चाइल्ड है और उसके दोनों पेरेंट्स या कोई एक पेरेंट सिटीजन ऑफ इंडिया है, उसको भी मिलेगा। या फिर अब स्पाउज के रिस्पेक्ट में देखिए, सिटीजन ऑफ इंडिया है, उसके स्पाउज को मिलेगा। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर है तो उसके स्पाउस को भी मिलेगा, यदि स्पाउस फॉरेन ओरिजिन है तब भी मिलेगा। और कंडीशन क्या है, उनकी मैरिज रजिस्टर्ड होनी चाहिए और उनके मैरिज टिकनी चाहिए, है ना। 2 साल उनके मैरिज टिकनी चाहिए, 2 साल उनके मैरिज को हो गया है और अभी भी वो लोग मैरिड हैं, अच्छा रिश्ता चल रहा है, और उसके बाद 2 साल शादी के बाद वो अप्लाई करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन एप्लीकेशन डालते हैं, तो स्पाउस है और फॉरेन ओरिजिन है स्पाउस का, तो उनको स्पाउस को भी ये ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर मिल जाएगा। अब है कि कोई ऐसे पर्सन को नहीं मिलेगा जो खुद या उसके कोई पेरेंट या उसके कोई ग्रैंड पेरेंट या उसके कोई ग्रेट ग्रैंड पेरेंट या तो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, बांग्लादेश हैं या रहे हैं। ठीक है, और इसी तरह के और अदर कंट्रीज जिसका नाम एक प्रिंसिपल एक्ट में रहेगा, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट समय समय पे स्पेसिफाई करेगी, अभी इंडिया वही पाकिस्तान और बांग्लादेश का ही नाम है, तो वो एलिजिबल नहीं होंगे फॉर रजिस्ट्रेशन एज एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर के लिए। उसके बाद है सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर सकती है डेट जब से अभी जो एग्जिस्टिंग पर्सन्स हैं, पीआईओ कार्ड होल्डर्स जो हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड होल्डर्स, वो किस डेट से ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर माने जाएंगे, ये डेट सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर सकती है। तो किया गया 2015 में, सेम डेट भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी 2015। अब एक वाइडर स्कोप की बात यहाँ पे की गई है। मान लीजिए अभी पॉइंट 1 में जो है जितने सारे कंडीशंस हैं, जितने सारे सर्कमस्टेंसेस बताए गए, उसमें से कोई भी
मतलब विथ स्टैंडिंग नहीं हो रहा है किसी का, दे आर नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन पॉइंट वन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्ट करता हो यदि, और सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाइड है इस चीज़ से, ठीक है, तो उस स्पेशल सर्कमस्टेंस को रजिस्टर करके इन राइटिंग सर्कमस्टेंस को लिखित तौर पे डिस्क्राइब किया जाएगा कि क्या स्पेशल सर्कमस्टेंसेस थी, और उसके बाद रजिस्टर कर सकती है किसी पर्सन को एज एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। तो ये एक समझिए कि स्पेशल पावर उसके पास, रिजर्व पावर भी है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अब देखते हैं कि उनको क्या क्या राइट्स मिलेगा। कन्फर्मेंट ऑफ राइट्स ऑन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। अब जो राइट्स है वो राइट्स डिसाइड करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की उनको क्या क्या राइट्स के लिए वो इंटाइटल्ड हैं, और अपने तरफ से उस राइट्स को स्पेसिफाई करेगी। जैसे कि ओसीआई कार्ड होल्डर इंटाइटल्ड नहीं होंगे फॉलोइंग राइट्स के लिए जो कि सिटीजन ऑफ इंडिया को मिलता है। कौन कौन से राइट हैं? राइट टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। सिटीजन ऑफ इंडिया को राइट टू इक्वलिटी है इन ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक, लेकिन ओसीआई कार्ड होल्डर्स को ये राइट नहीं मिलेगा। OCI card holders will not be, they shall not be eligible for election as president, vice president, और अपॉइंटमेंट as the judge of Supreme Court, जज ऑफ हाई कोर्ट, या वो वोटर की तरह उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है, मतलब वोट नहीं डाल सकते हैं। और वो जो लोकसभा और राज्यसभा है इसका मेंबर बनने के लिए भी वो लोग एलिजिबल नहीं हैं। वो लोग स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बनने के लिए भी एलिजिबल नहीं हैं। वो किसी भी पब्लिक सर्विस या पोस्ट के अपॉइंटमेंट के लिए भी एलिजिबल नहीं है, चाहे वो यूनियन का हो या किसी स्टेट का हो, ठीक है। और एक्सेप्ट सम अपॉइंटमेंट्स जो इन सर्विस और पोस्ट्स में हो, जो वो एक्सेप्शन बताएगी सेंट्रल गवर्नमेंट की, ये एक्सेप्शनल केस है, इसमें हो सकता है, नहीं तो समान समान तौर पे जो है वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। अब है कि कैसे जो रिडेंशिएशन ऑफ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड। अब कोई इसको छोड़ना चाहता हो तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि हम इस कार्ड को छोड़ना चाहते हैं, रजिस्टर कराना पड़ेगा। जो रजिस्ट्रेशन हुआ है उनको ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड उसको छोड़ने के लिए डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, और उस डिक्लेरेशन को रजिस्टर करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और उसके बाद से वो पर्सन सीज कर जाएगा टू बी एन ओसीआई कार्ड होल्डर। और उसके साथ साथ उस पर्सन का स्पाउस ऑफ फॉरेन ओरिजिन यदि है उस पर्सन का, जिसको मिला हुआ है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड, तो उसका भी सीज हो जाएगा। उसके सभी माइनर चाइल्ड दैट पर्सन यदि रजिस्टर्ड हैं ओसीआई कार्ड होल्डर के लिए तो वो भी सीज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा उसके साथ साथ। अब देखते हैं कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपने तरफ से कैंसिल कर सकती है किसी पर्सन का रजिस्ट्रेशन एज एन ओसीआई कार्ड होल्डर यदि वो सेटिस्फाइड है इस पॉइंट्स में। मान लीजिए किसी ने रजिस्टर कराया हो ओसीआई बाय मीन्स ऑफ फ्रॉड, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, कंसीलमेंट ऑफ एनी मैटर, किसी फैक्ट को छिपाया गया हो, और ये चीज़ से सेटिस्फाइड हो जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसका कार्ड होल्डर वो ले सकती है, कैंसिल कर सकती है। अ, यदि कोई ओसीआई कार्ड होल्डर ने कुछ डिसअफेक्शन शो किया टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो उसका कैंसिल कर देगी। और ड्यूरिंग मतलब मान के चलिए इंडिया वॉर में है, इंगेज्ड है वॉर में, और किसी ओसीआई कार्ड होल्डर ने किसी गैर कानूनी तरीके से ट्रेड किया या कम्युनिकेट किया विद द एनिमी, तो उसका भी कैंसिल कर देगी, है ना। जैसे होता है सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का, उसी तरह से सेम उसी तरह से यदि किसी को ये कार्ड होल्डर है और उस 5 साल के अंदर उसको जेल हो गया है किसी, है ना, अपने कंट्री में या किसी कंट्री में, और 2 साल 5 साल के अंदर वो जेल होती है, और जेल का टर्म है मान के चलिए 2 साल या 2 साल से ज़्यादा, 2 साल से कम नहीं होना चाहिए, तो उस केस में भी कैंसिलेशन हो जाएगा उनका रजिस्ट्रेशन। और किसी ऐसे पर्सन का कैंसिलेशन करना यदि फेवर कर रहा है इंटरेस्ट को ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया, या सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के लिए नेसेसरी है किसी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना, फ्रेंडली रिलेशंस ऑफ इंडिया विथ एनी फॉरेन कंट्री इसको बनाए रखने के लिए भाई
कैंसिल करना पड़ेगा, या इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक सरकार को लगता है कि भाई हमें ज़रूरत है ऐसा करना, तो वो भी कैंसिल कर सकती है। अब मान लीजिए कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर है और उसकी शादी टूट जाती है बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ, तो भी उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। या फिर मान लीजिए कि चलिए शादी नहीं टूटती है, लेकिन वो एक शादी कर चुका है, शादीशुदा ज़िंदगी गुजार रहा है एक के साथ, और साथ साथ वो किसी और अदर पर्सन से भी विवाह रचाता है, सोलेमनाइज करता है मैरिज, तो भी उसका रजिस्ट्रेशन एज एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर कैंसिल हो जाएगा। अब आगे देखिए टेबल है 6.1, इसमें कंपेयर किया गया है एनआरआई, पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और ओसीआई कार्ड होल्डर के बीच में अलग अलग एलिमेंट्स के आधार पर किया है, जैसे कि हु कौन है, एनआरआई किसको कहते हैं, है ना। जैसे कि देखिए एनी इंडियन सिटीजन जो बाहर रह रहे हैं इंडिया से और इंडिया का पासपोर्ट होल्ड करते हैं वो एनआरआई हुए। पीआईओ कौन हुआ, पीआईओ हुआ एक ऐसा पर्सन जिसके एंसिस्टर्स इंडिया नेशनल रहे हों और जो अभी दूसरे कंट्री में रह रहे हों और वहाँ के कंट्री का सिटीजनशिप या नेशनलिटी उन्होंने लिया हो, और वे वहाँ के पासपोर्ट होल्ड करते हो, फॉरेन पासपोर्ट हो उनके पास। और ओसीआई वाले कौन हुए, ओसीआई जो है वो जिनका रजिस्ट्रेशन जो है ओसीआई सिटीजन ऑफ इंडिया के कार्ड होल्डर के तौर पे हुआ है अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे हु इज एलिजिबल कौन कौन है, ये सब सारे एक तरह से नोट्स टाइप का दिया हुआ है, इसको आपको एक बार देख लेना है। हाउ कैन वन गेट, है ना, तो एलिजिबल पर्सन अप्लाई ऑनलाइन, वेयर टू अप्लाई, है ना, टिल सच टाइम द ऑनलाइन पेमेंट फैसिलिटी इज इंट्रोड्यूस द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन शैल बी फॉलोड, है ना, तो ऐसे करके करना है आपको, ये सब टेबल में बता दिया गया है। फीस क्या है, तो इन केस ऑफ एप्लीकेशन सबमिटेड इन इंडियन मिशन पोस्ट अब्रॉड यूएस डॉलर 275 और इक्विवेलेंट इन लोकल करेंसी, और इन केस ऑफ एप्लीकेशन सबमिटेड इन इंडिया ₹15,000 है फीस। ठीक है। विच नेशनल्स आर एलिजिबल इन एलिजिबल, तो वही होंगे पाकिस्तान, बांग्लादेश और एनी सच कंट्री जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेसिफाई कर दे। तो इस तरह से देखिए व्हाट बेनिफिट्स वन इज इंटाइटल्ड, ठीक है। और जैसे एनआरआई को ऑल बेनिफिट्स एज अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन सब्जेक्ट टू नोटिफिकेशन इशू बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। पीआईओ को नो स्पेसिफिक बेनिफिट्स, और ओसीआई वालों को देखिए क्या क्या बेनिफिट्स है ना, मल्टीपल एंट्री लाइफ लॉन्ग वीज़ा मिलता है फॉर विजिटिंग इंडिया फॉर एनी पर्पस। ठीक है, ये हो गया। दूसरा है एग्जाम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन विथ फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, वहाँ से एफआरआरओ या एफआरओ, ठीक है। किसी भी कितने भी दिन आप इंडिया में रुकेंगे आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, एग्जाम्पशन है आपको। पैरिटी विथ नॉन रेजिडेंट एनआरआईज इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल फैसिलिटीज अवेलेबल टू देम इन इकोनॉमिक फाइनेंशियल, तो इस तरह से बहुत अच्छी तरह से बताया गया है इसमें। ठीक है, काफ़ी लंबा है, इसको आराम से वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। डज ही और सी रिक्वायर वीज़ा फॉर विजिटिंग इंडिया, एनआरआई को वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, इंडियन पासपोर्ट होल्ड करते हैं। नो, पीआईओ को है, और ओसीआई वाले कैन विजिट विदाउट वीज़ा फॉर लाइफ लॉन्ग, तो ये सब बेनिफिट्स के लिए अप्लाई लोग करते हैं। ठीक है, किसी का बिजनेस हो या किसी के यहाँ रिलेटिव रहता है हो, किसी का प्रॉपर्टी हो, तो सबके लिए अच्छा रहता है बार बार इंडिया विजिट करना। इफ सी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर विद लोकल पुलिस अथॉरिटी, एनआरआई नो, पीआईओ यस, ओसीआई नो। क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं इंडिया में आके, एनआरआई ऑल एक्टिविटीज़ एक्टिविटी, और पीआईओ एक्टिविटी एज पर द टाइप ऑफ वीज़ा ऑब्टेंड, जो वीज़ा ऑब्टेंड किए होंगे उस हिसाब से। ऑल एक्टिविटीज एक्सेप्ट रिसर्च वर्क, जिसके लिए स्पेशल परमिशन चाहिए फ्रॉम इंडियन मिशन या इंडियन पोस्ट या एफआरओ। ठीक है, ओसीआई का ज़्यादा बेनिफिट है, एनआरआई का और ज़्यादा है। हाउ कैन वन एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप, ही और सी इज एन इंडियन सिटीजन, वो तो है, एनआरआई तो है ही, है ना, तो उसका प्रोसीजर दिया हुआ है। अब आर्टिकल्स रिलेटेड टू सिटीजनशिप एट ए ग्लांस देख लीजिए। आर्टिकल 5 बताता है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 6 राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। 7th जो है सिटीजनशिप उनके लिए जो माइग्रेट कर गए हो टू पाकिस्तान। ठीक है। 8 जो है वो राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, पीआईओ के लिए। और आर्टिकल 9 जो है कि जो पर्सन जिन्होंने वॉलंटरली एक्वायर कर लिया सिटीजन किसी दूसरे स्टेट कंट्री का, है ना, तो उसका सिटीजनशिप खत्म हो जाएगा। 10th है कंटिन्यूएंस ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। 11th है पार्लियामेंट बना सकती है कोई भी कानून, रेगुलेट कर सकती है कानून के द्वारा द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। सिटीजनशिप एक्ट एट ए ग्लांस अप टू 2015, है ना। सेक्शन है इसमें 1 2 शॉर्ट टाइटल इंटरप्रिटेशन एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप। सेक्शन 3 सिटीजनशिप बाय बर्थ। 4 सिटीजन सब पढ़ चुके हैं हम लोग,
है ना। तो उस कानून के बारे में बताया गया किस सेक्शन में किसके बारे में लिखा गया है, तो ये भी आप एक बार देख लीजिएगा। सब इसी पर तो चैप्टर है पूरा, है ना। शेड्यूल्स ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955 एट ए ग्लांस। तो इस एक्ट में पहला शेड्यूल बताता है लिस्ट ऑफ कंट्रीज रिलेटेड टू कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप, ये ओमिट कर दिया गया है 2003 के अमेंडमेंट के बाद। सेकंड शेड्यूल ओथ ऑफ एलिजियंस, है ना, निष्ठा शपथ। थर्ड क्वालिफिकेशन फॉर न्यूट्रलाइजेशन क्या क्या है वो उसके बारे में बताया गया। फोर्थ लिस्ट ऑफ कंट्रीज रिलेटेड टू ये। तो इस तरह का सब हो गया। तो सिटीजनशिप चैप्टर हमारा ये खत्म होता है। थोड़ा लंबा था लेकिन इंपॉर्टेंट है ना। अभी करंट के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि, है ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया था, फिर एक्ट बन गया सीए, काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुआ। उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट बनता है इस साल के लिए, और ऐसे भी नॉर्मली इंपॉर्टेंट रहता है। तो फ्रेंड्स, यदि हमारा ये लेसन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसमें रेगुलर वीडियोज़ आ रहे हैं, रेगुलरली देखते रहिए, और धीरे धीरे आपका कोर्स कंप्लीट होता रहेगा। मैं थोड़ा डिटेल पढ़ाता हूँ, है ना, जल्दी शॉर्ट में नहीं भागता हूँ। लाइन बाय लाइन कोशिश करता हूँ कि आपको लाइन बाय लाइन मिल जाए मटेरियल। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।